हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का दोस्तों एक फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम चार्ज के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि हम रेगुलरली इस चैनल पे पढ़ाई करने वाले हैं और गारंटी है कि अगर इस चैनल से आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 पक्का हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 80 नंबर का पेपर होता है, अगर 80 आउट ऑफ 80 आ गए तो 20 में से 70 नंबर का पेपर होता है। 80 का तो मैथ्स का होता है ना, 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो 70 में से 70 आ गए तो 30 आपको प्रैक्टिकल में फुल तो मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो इसे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दोस्तों। चार्ज के कंसेप्ट में जाने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, पाया ये गया जब ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को एनिमल फर या आप कह लो कि कैट यानी जो बिल्ली का फर होता है ना, उसके साथ रब किया गया। यानी दो तरह के अपन ने रॉड लिए। ठीक है, एक तो रॉड लिया हमने ग्लास रॉड, ठीक है दोस्तों, और दूसरा हमने लिया प्लास्टिक रॉड। जब ग्लास रॉड को रब किया गया एनिमल फर के साथ और प्लास्टिक रॉड को एक्चुअली मतलब रब किया गया सिल्क के कपड़े के साथ, है ना, सिल्क के साथ। अब क्या हुआ, यहां देखिए, दो ग्लास रॉड है, दोनों ग्लास रॉड को एनिमल फर के साथ क्या किया गया, ठीक है, रब किया गया। ठीक है, और दोनों ग्लास रॉड को पास में लाया गया। तो देखा यह गया कि जब इस ग्लास रॉड को एक इंसुलेटिंग थ्रेड से हैंग किया जाता है और दूसरा ग्लास रॉड जिसे सेम एनिमल फर से रब किया था, जब इसके हम पास लाते हैं तो ये दूर की ओर मूवमेंट करता है। इट मीन से रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, अच्छा, सेम दूसरा देखिए, जब प्लास्टिक रॉड को दोस्तों, जब ना प्लास्टिक रॉड को सिल्क कपड़े के साथ रब किया गया, दो प्लास्टिक रॉड को, तो एक को हैंग कर दिया गया और दूसरे को इसके पास लाया गया। तो प्लास्टिक रॉड के पास जब प्लास्टिक रॉड लाया गया तो ये प्लास्टिक रॉड भी दूर भाग रहा था, यानी यहां भी रिपल्सन हो रहा था, ये भी रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, प्लास्टिक रॉड को रिपेल कर रहा था, ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा था। अब देखो, अब केस उल्टा हुआ। अब क्या हुआ कि ग्लास रॉड के सामने प्लास्टिक रॉड को लाया गया, तो यहां पे अट्रैक्शन हुआ दोस्तों। यहां पे क्या हुआ? यहां पे अट्रैक्शन हुआ, यानी दोनों ने अट्रैक्ट किया। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से कंक्लूजन ये निकला कि यार दो तरह के चार्जेस होंगे पक्का। मतलब पहली बात तो ये कि रब करने से, जब दो चीजों को रब करते हैं, पक्का कोई ना कोई एक ऐसा एंटिटी या एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी बॉडी में आ जाता है जिससे वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसी को चार्ज दिया गया। उसी को क्या कहा गया दोस्तों? चार्ज। ठीक है, चार्ज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप बचपन में होंगे तो आप जब स्केल को रब करते हो अपने बालों में, ठीक है, और पीसेज ऑफ पेपर को देखते हो, पीसेज ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इंडक्शन का कंसेप्ट होता है, वो भी देखेंगे। सारे चार्ज के कंसेप्ट पे निर्भर है और अच्छे से करेंगे, एक एक डेरिवेशन करेंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो बने रहिए। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ ये पाया गया कि यार जब ग्लास रॉड को ग्लास रॉड रिपेल कर रहा था, प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड भी रिपेल कर रहा था, पर ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, यहां से कंक्लूजन क्या निकला ये कि यार ग्लास रॉड को, दो अलग अलग ग्लास रॉड लिए और मैंने एनिमल फर से ही उनको क्या किया, रब किया, तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस आएंगे उनमें। तो वहां से गया तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस। अच्छा, सेम अगर मैं सिल्क कपड़े से दो अलग अलग प्लास्टिक को रब करता हूं, ठीक है, तब भी सेम टाइप ऑफ चार्जेस आएंगे। यानी जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस आ रहे थे तो रिपल्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपल्शन। और क्योंकि ग्लास रॉड में एक टाइप का चार्ज था और प्लास्टिक रॉड में एक टाइप का चार्ज था, पर दोनों में नेचर अलग अलग था चार्ज का। ठीक है, और वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो देखा गया कि जिस तरीके से मैग्नेटिक पोल्स होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल को मतलब रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, पर नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो ठीक उसी प्रकार चार्ज के भी दो टाइप बना दिए गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो और यहाँ देखो, यहाँ पे दो बॉल्स हैं हमारे पास, है ना, पिथ बॉल्स है अपने पास दोस्तों, मेटेलिक बॉल्स, कंडक्टिंग बॉल्स है। ठीक है, थ्रेड से बांधा गया, पहले तो थ्रेड से इनको बांधा गया और दोनों को ही नेगेटिव चार्ज दिया गया।
तो देखा गया कि भाई ये तो दूर चले गए, रिपेल कर दिया उन लोगों ने। सेम अगर दोनों को मैं पॉजिटिव चार्ज दूं तो भी रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। पर जब एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव दिया गया तो उन दोनों का क्या हो रहा था दोस्तों, उन दोनों का अट्रैक्शन हो रहा था। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, हम यहाँ देखेंगे। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। चार्ज एक ऐसे प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एंटिटी है मटेरियल में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। क्लियर है इसे? और अभी हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि दो प्रकार के चार्जेस है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगे थे। तो एक को नाम दे दिया हमने पॉजिटिव और दूसरे को नाम दे दिया नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। और देखो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कूलम साइंटिस्ट के नाम पे एसआई यूनिट चार्ज का रखा गया। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों? कूलम है, ठीक है। कूलम को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक चीज आपको पता होना चाहिए ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ओके, बताते हैं इधर। देखो यार, पाया ये गया ना, जैसे मान लो कि अगर ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कि हमने फर से है ना ग्लास रॉड को रब किया था। ग्लास रॉड को क्या किया था दोस्तों? रब किया था, ठीक है। तो रब किया था तो इसने एक्वायर कर लिया था नेगेटिव चार्ज, है ना। ग्लास रॉड ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया था। ओके, 2 मिनट। ग्लास रॉड, चलो पॉजिटिव किया था, कोई बात नहीं, पॉजिटिव किया था, पॉजिटिव ले लेते हैं। अच्छा, और सपोज दोस्तों फर ने, है ना, फर ने नेगेटिव किया था। अब क्या हुआ कि इनमें चार्ज था, इफेक्ट दिखा रहे थे अगर मैंने अलग अलग किया। अब मैं दोबारा अगर इनको टच कर दूं ना, दोबारा टच करके हटा दूं इनको, दोबारा दोस्तों टच करके हटा दूं, तो फिर किसी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें अलग अलग टाइप के चार्जेस आया, एक में पॉजिटिव आया, दूसरे में नेगेटिव आया। और जब मैं दोबारा मिला दूं पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जा रहे थे, यानी चार्ज कैंसिल हो जा रहे थे। और क्योंकि प्लस और माइनस अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी क्या दिया दोस्तों? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि चार्जेस को आप डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। सो पहला प्रॉपर्टी क्या आता है? पहला प्रॉपर्टी आता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात तो ये। सो दैट टोटल चार्जेस इज द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिकली विद प्रॉपर साइन। तो दोस्तों एल्जेब्रिकली ऐड करना है, यानी मैं मुझे क्यों टोटल पता करना है, जो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है। तो क्यों टोटल? सिंपल जो माइनस, ठीक है दोस्तों, जो माइनस चार्ज के साथ है वो माइनस के साथ ऐड कर दो, और जो प्लस के साथ है वो प्लस के साथ ऐड कर दो। यहाँ सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड होता है। क्लियर है ये चीज़? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, -4 कूलम है, +5 कूलम है और -3 कूलम है। तो सिंपल क्यू टोटल इसमें क्या हो जाएगा? क्यू टोटल हो जाएगा -4 +5 -3, तो कितना हो गया ये? क्या -2 हो गया? बिल्कुल ठीक, -2 कूलम। एल्जेब्रिकली ऐड करना है, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत बारी पूछा गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक्चुअली में वैसे तो बहुत बारी थर्ड वाला प्रॉपर्टी पूछा गया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा, थर्ड गया था बहुत बारी 12th में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आपको 9th में भी सिखाया गया था, 10th या 9th या 10th में भी सिखाया गया था आपको, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक आपको पता है। देखो चार्ज बॉडी में अपने आप नहीं आया था, चार्ज वैसे बॉडी में अपने आप होता है, देखो, क्योंकि हर एक बॉडी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। पर एक बॉडी न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है? मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी ये कोई मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा रही। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो चार्ज तो तब भी है, तो चार्ज मतलब रब करने से ही क्यों आ रहा था? देखो क्या हो रहा था, जब आप दो बॉडीज को रब करते हो, ठीक है, तो एक बॉडी जिसमें लूजली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिसमें ट्रांसफर हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी जिसने लिया उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, और जिसने दिया है
तो उसने मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घट गया यानी प्रोटॉन उसके मुकाबले ज़्यादा है, तो जो देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर है? जिससे ट्रांसफर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और जिसने गेन किया होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना तो आप खत्म कर सकते हो, चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अगर मैं दोनों बॉडीज का टोटल काउंट करूं तो सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, थर्ड बारी बहुत बारी पूछा गया है, थर्ड वाला। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्लास +1 में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि चार्ज में, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोस्तों स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी को पता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है दोस्तों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट वैल्यू कहा जाता है, और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था ओल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वांटाइजेशन फिर क्या है? क्वांटाइजेशन कहता है कि जो इसका अगला चार्ज होगा ना, इससे जस्ट बड़ा होगा तो इसका 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, पर आप 1.5 गुना नहीं कर सकते हो, आप 2.5 गुना नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप 5.5 टाइम्स नहीं कर सकते हो, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट करता है। देखो इसका डेफिनेशन देखो, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और ई क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी बॉडी में दोस्तों, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो ई का मल्टीपल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ क्लास, मैं अभी 12th क्लास में हूँ, या मान लो कोई 5th क्लास में। ठीक है, अगला क्लास क्या होगा? 6th, अगला क्लास होगा 7th, अगला होगा 8th। ठीक है, या तो आप 10th कह सकते हो, या तो समझ रहे हो, या इस तरीके से। तो आप ये नहीं कह सकते हो 1.5 क्लास में है कोई, ठीक है, या 2.5 क्लास में है कोई, तो सेम इसे आप 1.5 या 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इसे आप 1.5 या 2.5 से मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना होगा, n 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, और फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएंगे। 0 क्यों? 0 से मल्टीप्लाई करो तो हो सकता है कि बॉडी न्यूट्रल है, क्यों? उसका नेट 0 है। समझ आ रहा है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्यों इज इक्वल टू +-NE। प्लस माइनस क्यों लगाए? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। n क्या दोस्तों? इंटीजर है, n क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, और n की वैल्यू या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आता है। ठीक है, उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ठीक है, तो कुछ बारी बारी टकराएगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो इनको पहले लेक्चर में ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? सिंपल, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। ठीक है, अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल्स, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया। ठीक है, प्लास्टिक कई बार बिजली वगैरह के जो वर्कर्स होते हैं वो प्लास्टिक के ग्लव्स डालकर काम करते हैं। क्यों? ताकि जो चार्ज है वो उनके बॉडी के थ्रू फ्लो ना करे, वरना करंट लग जाएगा उनको। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि जो प्लास्टिक है या फिर जो रबड़ है या जो वुड है वो अलाउ नहीं करता है चार्ज की मोशन को अपने अंदर। ठीक है, तो उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबड़, ETC। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? सेमीकंडक्टर क्या होता है? ना तो कंडक्टर होता है ना तो इंसुलेटर होता है, मतलब कंडक्टर होता है पर उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। इसके कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाया करती है। अ सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। दोस्तों चार्ज करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, और CBSE में कैसे लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो बच्चे को पता है कि पहला मेथड क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या चार्ज बाय रबिंग भी कहते हैं इसको, चार्ज बाय रबिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने स्केल को,
है ना, सर पे जब रब किया है ना स्केल में, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ गई, चार्जेस इंड्यूस हो गए या चार्जेस मतलब कि वहाँ पे आ गए, ठीक है, तो चार्ज हो गया स्केल, ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं इसको, या चार्जिंग बाय रबिंग। फॉर एग्जांपल एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये ट्रूली होता है दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। सपोज आपने अपने बालों में मस्त ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है, और बैलून आप फुला रहे हो, तो बैलून को एक बार अपने बालों में रब करना, ठीक है, ऑयल जिसमें लगाए हो, ठीक है, और जब आप बैलून को छोटे छोटे मतलब कि कागज़ के पीसेस के पास ले जाएंगे तो कागज़ के पीसेस को जनरली अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब बैलून क्या हो गया, बैलून चार्ज हो गया आफ्टर रबिंग, ठीक है, पहले न्यूट्रल था अब चार्ज हो गया, क्लियर है। यानी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू गो टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हेयर में, यानी हेयर से इलेक्ट्रॉन दोस्तों बैलून में गए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, द ऑब्जेक्ट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, हाँ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दोस्तों इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड द ऑब्जेक्ट विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, है ना, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोस्तों ये देखो एम्बर एक क्रिस्टल टाइप होता है, स्टार्टिंग में इसी से तो खोज हुई थी चार्जेस की, जब एम्बर को रब किया गया ना तो एम्बर मतलब कि चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा था, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है रबिंग का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चार्ज बाय कंडक्शन दोस्तों, चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसमें ऑलरेडी चार्ज है, 5 चार्जेस है मान लो, और एक कांटेक्ट में आ रहा है अनचार्ज बॉडी के, तो ये चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये अनचार्ज यानी न्यूट्रल है। जब एक कांटेक्ट में आए, देखो जब एक कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो कुछ चार्ज दोस्तों इसमें से यहाँ फ्लो कर गया, और जब आप इनको अलग अलग कर दोगे, जब आप इनको अलग अलग कर दोगे, ठीक है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि पॉजिटिव सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो चार्जेस तो सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं, तो चाहेंगे मैं दूर दूर रहूं, जब क्योंकि मैं इनको कांटेक्ट में लाया, ठीक है, तो चार्जेस यहाँ फ्लो कर गए, ठीक है, तो और जब मैं इनको वापस बिछड़ा दूंगा तो दोनों बॉडी चार्ज होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ दोस्तों एक बॉडी चार्ज था और दूसरा क्या था, अनचार्ज था। कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, दोनों बॉडी चार्ज हो गए, तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज कंडक्टर देन द सेम टाइप ऑफ चार्ज स्प्रेड ऑन बोथ द कंडक्टर्स, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ओके। चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए दोस्तों, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, यहाँ दो बॉडीज के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, दूसरा बॉडी ला रहे हो, एक अनचार्ज बॉडी है, दूसरा चार्ज बॉडी ला रहे हो, पर आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया उसमें, जस्ट उसके पास लाया आपने, अभी तक उनको मिलाया नहीं है आपने, ठीक है, अभी तक उनको मिलाया नहीं है उनको आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है ना, बिना मिलाए यहाँ पे क्या हो गया कि उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया अनचार्ज बॉडी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो दो बॉडीज है ए एंड बी, ये दोनों न्यूट्रल है, दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है। अब देखो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनके साथ है। अब देखो यार क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, पता ना, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी पॉजिटिव की ओर, पर मैं अभी कांटेक्ट पे नहीं लाया हूँ इसको, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इससे दूर भागना चाहेगा, तो पॉजिटिव दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, नेगेटिव, अब मैंने ये कांटेक्ट में थे दोनों, और ये कांटेक्ट से मैंने छुड़ा दिया उनको, तो और क्या किया, इसको मैं दूर ले गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज था इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें फायदा क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इसका चार्ज लॉस नहीं हुआ, ठीक है। जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी था उसका चार्ज लॉस नहीं हुआ, जो अनचार्ज थे उनमें चार्ज आ गया,
ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, जब हमने चार्ज बॉडी लाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव यहाँ आगे, पॉजिटिव वहाँ गए, दोनों को दूर कर दो, दोनों को दूर कर दिया तो पॉजिटिव यही अटक के रह गए, ठीक है, और नेगेटिव यही अटक के रह गए। और जब आप इसको दूर ले जाओगे, ठीक है, अब तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और पॉजिटिव यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोनों चार्ज हो गए, दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। दूसरा मेथड दोस्तों, एक और मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, ठीक है, पहले मैं इनको मिटाता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक और मेथड होता है, ठीक है। सपोज इसमें ऑलरेडी आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, ओके। मान लो जब आप ये रॉड लाए थे जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ एक ही मेटल यूज कर रहा हूँ, एक ही स्फीयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और पॉजिटिव वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अभी तक एक काम करो, इस रॉड को यही रहने दो, एक काम करो, इसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग में क्या होता है दोस्तों, अर्थ पता है आपको, एक कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। क्योंकि जब इसको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे तो इसको आप दूर ले जाओ, इसको आप दूर ले जाओगे तो इसमें सिर्फ नेगेटिव बचेगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये भी होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। दोस्तों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जनरली ये नहीं करवाया जाता है, इतना आसान होता है ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कैसे लिखना है, डायग्राम कैसा बनाना है, तो एक एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है यार, देखो सिंपल, एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करता है कि एक बॉडी में चार्ज है या नहीं है। ये बता देता है कि इसमें चार्ज है, इस बॉडी में चार्ज है, इस बॉडी में चार्ज नहीं है। कैसे वर्क कैसे करता है देखो, तो पहले तो इसका डेफिनेशन देखिए आप, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। अब क्या क्या कंसिस्ट करता है दोस्तों, देखो इट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड लीफ, ठीक है दोस्तों, ये गोल्ड लीफ होता है। देखो इसको आप गोल्ड भी ले सकते हो या तो एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, तो सबसे पहले गोल्ड लिया गया था, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड लीफ अटैच टू द ब्रास डिस्क, यानी ठीक है, ये मेटल डिस्क होता है दोस्तों, ब्रास डिस्क, ठीक है, इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ब्रास रॉड इन द जार, ठीक है। ये रॉड है दोस्तों, है ना, कोई भी मेटल यूज कर लो, जनरली यहाँ थ्योरी में मैंने ब्रास लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा सेटअप है, ठीक है, एक जार है, ठीक है, तो ये मेटल डिस्क है और मेटल रोड से, ठीक है, इस लीफ को लटकाया हुआ है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपने चार्ज बॉडी को इसके पास लाए, आप चार्ज बॉडी को इसके पास लाए, तो अगर ये चार्ज है तो कंडक्ट करेगा, तो चार्ज अंदर गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अंदर गया, तो पॉजिटिव दोनों प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्योंकि देखो मैं थोड़ा इसे वो बनाता हूं, अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज गया, दोनों लीफ में पॉजिटिव चार्ज गया तो वो रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। तो यहीं पे देखो, ब्रिंग द बॉडी नियर द ब्रास डिस्क, इफ द गोल्ड लीफ डाइवर्जेस आउटवर्ड द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। सेम अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है, तो दोस्तों कोई नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ देखो, इसमें इस पत्ते में नेगेटिव जाएगा, इसमें नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये डाइवर्ज होगा, क्या होगा, डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर, मतलब ऐसे था तो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर डाइवर्ज हुआ तो हमें पता लग जाता है हाँ जो बॉडी हमने ऊपर कॉन्टैक्ट पे लाया था वो चार्ज है, क्लियर है इसे, वो चार्ज बॉडी है। अगर कोई डाइवर्जेंस नहीं होता है कि आपने बॉडी कांटेक्ट पे रखा, कोई डाइवर्जेंस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, कोई चार्ज पासिंग हुआ, यानी उस बॉडी पे चार्ज था ही नहीं, देन द बॉडी इज हैज नो चार्ज, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डे आ गए हम लोग, इस पे आगे बिल्कुल, कूलम्स लॉ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो कूलम्स लॉ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, याद है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यानी दो मासेस के बीच के फोर्स को कैसे निकालते थे, F इक्वल टू G m1m2/r²। तो सेम कूलम्स लॉ क्या होता है दोस्तों, कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला देता है, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या देता है, दो चार्जेस के बीच, अगर मान लो एक चार्ज क्या है दोस्तों, एक चार्ज, चलो मैं इसको अलग उस फिगर से बना देता हूँ, अलग मतलब कि पहले इरेजॉल्व करते हैं और कलर चेंज करते हैं, ठीक है, इससे। तो सपोज दोस्तों एक चार्ज अपने पास क्या है, प्लस Q1 है, दोनों को चलो मैं प्लस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों को माइनस भी ले सकते हो, और एक प्लस Q2 है, ठीक है, और एक को प्लस माइनस भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो
तो यहाँ देखो, सपोज इनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी मैं r लेता हूँ दोस्तों। कितना लेता हूँ मैं? इनके बीच की दूरी मैंने ले ली r, ठीक है। तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा इनके बीच, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। F12 इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये देखेंगे, अगला ही कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ देखो मेन, तो मेन जो फोर्स लग रहा है ना, चलो मैं अभी ये नहीं लिख रहा हूँ, दोनों पे फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट। अगर मान लो एक प्लस होता और एक दोस्तों माइनस होता, माइनस Q2, ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q2, और उनके बीच की दूरी r है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स इस तरह को जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल डायरेक्शन तो हमें पता लग जाएगा, डायरेक्शन पता लग जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्शन होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। पर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? ध्यान दो, जिसे मैं F से डिनोट कर रहा हूँ। तो कूलम्ब्स लॉ ने कहा, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2, ठीक है। यहाँ साइन नहीं लगाओगे क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। जब आप दोनों को कंबाइन कर लेते हो, दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे अगर फर्स्ट दे दो, इसे आप सेकंड दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड Q1 Q2 बाय r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कभी भी आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कभी भी आप हटाते हो तो यहाँ आपका इक्वालिटी का साइन लगता है, यहाँ पे K लगता है, यहाँ पे क्या लगता है? K, Q1 F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इसे याद पे रखना है, याद रखना है दोस्तों। K Q1 आगे, बिल्कुल आगे पेज है अपने पास, ठीक है, ओके। तो फोर्स दो, ठीक है दोस्तों, दो चार्जेस के बीच, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट अब K के बारे में, तो पहले तो आप K देख लो, डायमेंशन ऑफ K से पहले, डायमेंशन ऑफ K से पहले, इसे थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप K देखो किसके इक्वल होता है? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। कितनी वैल्यू होती है दोस्तों? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9, ठीक है, न्यूटन। अच्छा, इसका SI यूनिट लगा निकाल लोगे तो K यहाँ पे है, तो R वहाँ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू याद रखनी है आपने, 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है दोस्तों? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, यहाँ डबल टी आएगा, देख लेना, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस हो या दोस्तों एयर हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85, ओके सॉरी, मैंने 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है दोस्तों। अब इसकी वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना यार, कैसे निकालोगे? ये पर वैसे आएगा ही, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यार यहाँ देखो ना, यहाँ देखो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/K × 4 पाई, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, K क्या था? 9 × 10⁻9, और 4 पाई आप 3.14 रख के देखिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है दोस्तों। -11 आता है, -12 आता है, ओके, 2 मिनट, 9 4 36, हाँ ठीक है, -12 भी आएगा, -12 आएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू याद होना चाहिए आपको, 8.85 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। दोस्तों डायमेंशंस ऑफ K आप निकाल लोगे, डायमेंशंस ऑफ K निकाल ही लोगे यार। यहाँ देखो K किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा देखो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से K किसके इक्वल हो जाएगा? F × r स्क्वायर बाय Q1 × Q2, बहुत बढ़िया। F क्या है दोस्तों? F फोर्स है, और फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी m1 L1 T - 2, बिल्कुल ठीक, यही होता है। अच्छा, R2 का L2 होता है,
और दोस्तों ध्यान रखना, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जिसे हम एम्पेयर में मापते हैं, ठीक है। सो आपको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू को आप कूलम नहीं लिख सकते, क्यू को हमेशा I के फॉर्म में लिखना, I इंटू टी। I एम्पेयर होता है और T टाइम होता है दोस्तों, क्यू को AT लिखो, और Q1 Q2 है, 2 Q है तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो M1 L1 T2 ऑलरेडी नीचे है, ऊपर जाके -2 और -2 ऑलरेडी ऊपर है -4, M1 L1 T -4, अच्छा L1 ऑलरेडी है और L2 है, तो दोस्तों यहाँ पे L3 आ जाएगा, ठीक है। M1 L3 T -4 A -2, क्लियर है, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। डायमेंशन का आंसर है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, देखो, है ना दोस्तों। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूँ, मेन आपको इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में, पर सीबीएसई में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। और कैसे ड्राइव करना है, कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, एक एक चीज में आपके लिए लेके आऊंगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, और न्यूमेरिकल कैसे करने हो तो मैं बताऊंगा ही, ध्यान दो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी दोस्तों। वेक्टर, आई होप आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है, फिजिक्स में। अच्छा, सपोज दो चार्जेस, एक Q1 पोजीशन A पे है दोस्तों और Q2 पोजीशन B पे है, ठीक है, और एक ओरिजिन है, तो दोस्तों Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है, पता ना, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर को अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Q1 का R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 है दोस्तों, जिसे OA भी कह सकते हो। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है, बहुत बढ़िया। F12 क्या है, देखो F12 अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, सपोज दोनों सेम साइन के, तो रिपेल करेगा तो फोर्स इधर को लगेगा, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दोस्तों 1 पहले है 2 बाद में, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। और F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ देखोगे, एक और चीज जो आपको देखना है, यहाँ देखो, यहाँ आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। जब आप यहाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, देखो O से A में जा रही R1, ठीक है, ओके, O से B में जा रहा है A R2 है दोस्तों, A R1 है, ठीक है। और सपोज A से B में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R12 है, R12 है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, या AB, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा दोस्तों, ट्रायंगल लॉ से देखो रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका टेल पे टेल हो और हेड पे हेड हो, तो टेल पे टेल, हेड पे हेड, ये तो R2 का है, तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 प्लस R12, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से R12 क्या आ गया दोस्तों, क्या R12 यहाँ से नहीं आ जाएगा, ठीक है, R12 आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन है, ये देखो R12 क्या हो गया, R2 माइनस R1, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। सेम R21 के किसके इक्वल हो जाएगा, R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, मान लो A कैप है तो A वेक्टर बाय A का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो सपोज R1 कैप क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। तो क्या होगा, R12 वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, सेम R21 के केस में होगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन ड्राइव करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सपोज मुझे F21 निकालना है दोस्तों, तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, तो वेक्टर थोड़ा मैं रिस्पेक्ट दूंगा इनको, यानी वेक्टर लगा के चलूंगा। एक इसके इक्वल हुआ था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और सपोज R को मैं R12 के थ्रू यहाँ दिखा रहा हूँ, R को मैं R12 या R21, बात एक है, ठीक है, बाय R12 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैंने इसे वेक्टर में लिखा है तो राइट हैंड साइड भी मुझे वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना है। अब F21 कहाँ जा रहा है, F21 यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 इधर को जा रहा है। तो दोस्तों इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो R12 है, और R12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 का यूनिट वेक्टर होगा R12 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड,
ठीक है। तो पहली बात आप यूनिट वेक्टर लिखोगे r12, और r12 किसके इक्वल होता है k q1 q2 बाय r12 का स्क्वायर, और r12 कैप किसके इक्वल होगा, r12 वेक्टर बाय r12। तो दोस्तों यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए k q1 q2 बाय r12 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और अच्छा r12 वेक्टर, अच्छा r12 वेक्टर f21, r12 वेक्टर किसके इक्वल आया था अभी देख लेंगे, k q1 q2 बाय, अच्छा ये क्यूब नहीं हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1, तो दोस्तों पावर तो इसका 3 हो जाएगा, तो इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, r12 वेक्टर किसके इक्वल आया था, क्या r2 माइनस r1 के इक्वल आया था, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ मैं लिख दूंगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सिमिलरली यहाँ देखो दोस्तों, सिमिलरली ओके ठीक है, सिमिलरली F12 किसके इक्वल हो जाएगा, k q1 q2 बाय r12 का क्यूब। पर दोस्तों अब यहाँ पे आएगा r21 का कैप, यार देखो ऐसा क्यों, 12 देखो ना, 12 ये वाला फोर्स है, तो इस फोर्स के F12 ये वाला फोर्स है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो यूनिट होगा वेक्टर होगा 2 से 1 जा रहा है, तो r21, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका कैप लगा दो, और r21 भी किसके इक्वल होगा, r21 का कैप, r21 का वेक्टर बाय r21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ओके ये अभी तो स्क्वायर ही आएगा ना, अच्छा जब यहाँ पुट कर दो, ठीक है, चलो मैं यहाँ डायरेक्ट अब वैल्यू पुट ही कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, अर्ज ओ माय गॉड बाय मिस्टेक मैंने शायद सारा इरेज कर दिया है, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमारा F12 निकाला था ना हमने, या F21, ठीक है F21 निकाला था, F21 किसके इक्वल आया था दोस्तों, ये आया था k q1 q2 बाय r12, है ना, r12, ठीक है, r12 का क्यूब r2 माइनस r1, ये आया था। तो दोस्तों सिमिलरली जब आप F21 निकालेंगे, F21 आपका आ जाएगा k q1 q2 बाय r, अच्छा 21 तो निकाला है ना, सिमिलरली जब आप F12 निकालेंगे तो आ जाएगा k q1 q2 बाय F21 का पावर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा r1 माइनस r2। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे आप देखेंगे कि F12 है ना, नेगेटिव ऑफ F21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो न्यूटन्स या कूलम्स लॉ है, ठीक है, कूलम्स लॉ है, ठीक है, वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों एक और कंसेप्ट जो मैं आपको बारी बारी बताना चाहता था, वैसे ये जनरली अभी नहीं बताया जाता है पर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, याद है हमने एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा था, हमने कहा था दोस्तों एप्सिलॉन नॉट को कहा था, हमने एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, देखो इट इज हाउ वेल द मीडियम अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, यानी कोई भी मीडियम है, जैसे एयर है, ऑयल है दोस्तों, ठीक है, मान लो एयर के अंदर जब आप सेम डिस्टेंस पे दो चार्जेस को रखते हो और जब आप वैक्यूम में दो चार्जेस को रखते हो तो दोनों के फोर्स में अंतर आता है, दोनों की फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, यानी मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम के केस में अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिफाइन करते हैं, जिसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। पीछे हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, देखो पीछे मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट बताया था, ये देखो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है एप्सिलॉन, ये क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, ये किसी भी मीडियम का अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम का, और इसकी वैल्यू या ये चीज़ हमें बताता है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। ध्यान दो, जब फोर्स इन मीडियम की बात करेंगे ना, जब हम फोर्स इन मीडियम की बात करेंगे, जब हम फोर्स इन मीडियम की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये होगा F इज इक्वल टू के, अच्छा के तो छोड़ो, के को मैं अब डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, चलो के यहाँ नहीं लिख सकता मैं,
के क्या था, के 1/4πε0 था। वैसे फोर्स इन, पहले ये देख लो, फोर्स इन वैक्यूम या एयर, फोर्स इन वैक्यूम या एयर क्या था दोस्तों, ये था। इसे मैं एफ नोट से डिनोट कर रहा हूँ, चलो इसमें, और इसे मैं एफ एम से डिनोट करूँगा। एफ नोट किसके इक्वल था, के की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा 1/4πε0 नहीं बल्कि एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, क्लियर है इसे, ठीक है। मीडियम के केस में आप एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन डालेंगे, ठीक है, क्लियर है इसे, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी, देखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, इसे के से डिनोट करते हैं या तो एप्सिलॉन ई आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब देखो इधर हमें पता है फोर्स इन वैक्यूम, है ना, हमें पता है फोर्स इन वैक्यूम, चार्जेस के बीच वैक्यूम में फोर्स क्या होता है, चलो मैं एफ नोट से डिनोट कर रहा हूँ, इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ नोट से, होता है दोस्तों 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, ओके, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और सेम चार्जेस और सेम दूरी हो तो फोर्स इन मीडियम क्या बन जाता है, फोर्स इन मीडियम, बाकी सब सेम रहेगा, बस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, जब आप इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एफ एम, ठीक है, ओके सॉरी, एफ एम बाय एफ नोट, ठीक है, एफ एम बाय एफ नोट, या एफ नोट को एफ एम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एफ नोट को एफ एम से कर लेते हैं, एफ नोट को एफ एम से कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन 1 को आपने डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, तो एफ नोट ऊपर आएगा और एफ एम नीचे आएगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे सब कुछ तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/ε0, नीचे बचेगा 1/ε, और एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी चीज़ को आप क्या कहते हो, इसी चीज़ को आप कहते हो रिलेटिव परमिटिविटी, के और ई आर, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हो, ये याद रखना है आपने दोस्तों, याद रखना है। यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल हो गया, ये हो गया के एप्सिलॉन के, या क्वेश्चनों में आप ऐसे भी देखोगे या के जगह आप ई आर भी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। यानी देखो एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमें पता ही है 8.85 × 10⁻12, के की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। अगर मीडियम में फोर्स निकालना है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे बस अपन को एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन यूज करेंगे और एप्सिलॉन के बदले सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, के एप्सिलॉन, क्लियर है इस चीज, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को देखो अब पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इन वैक्यूम ओवर इन मीडियम, क्लियर है इस चीज, या एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन भी इसको याद रखना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं। देखो इस क्वेश्चन इस मतलब लेक्चर में हमने थ्योरी ज़्यादा किया, अगले लेक्चर में मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेके आऊँगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो 3-3, 4-4 नंबर के सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, फिलहाल तो इनको करते हैं। इनको देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, ठीक है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है, देयर आर टू चार्ज स्फीयर्स है हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दोस्तों एक चार्ज अपन को कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, ऐसा यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे को दिया हुआ है Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, और डिस्टेंस R कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों मतलब कि सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, तो क्योंकि ऐसा यूनिट चार्जेस का ऐसा यूनिट दिया हुआ है तो यहाँ डिस्टेंस का भी आप ऐसा यूनिट यूज करोगे, 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, क्लियर है इसे। नाउ फोर्स कैलकुलेट करना है दोस्तों, है ना, फोर्स किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वैक्यूम में करना है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल
हाँ, जब तक मीडियम ना बोला जाए तब तो वैक्यूम में ही है, ठीक है। के की वैल्यू कितनी थी? के की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻9। दोस्तों Q1 कितना था? 2 इंटू 10⁻7। ओके, Q2 कितना था? 3 इंटू 10⁻7। बहुत बढ़िया। और दोस्तों आर स्क्वायर यानी 0.3 इंटू 0.3 स्क्वायर है, 2 बार लिखते हो। अच्छा, पॉइंट आपने हटाया, ऊपर 100 लगा दिया, बहुत बढ़िया। 3 3 जा 9 होता है, तो ये कैंसिल होके 9 कैंसिल आउट हो गया। तो मीन यहाँ देखो, यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे फोर्स आ गया 2 3 जा 6, ठीक है। 10⁻, अच्छा 10⁻9 और 10⁻2, 10⁻11 और -14, 10⁻14, तो 10⁻3 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन, बिल्कुल ठीक, 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके ओके दोस्तों, ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कूलम एक थोड़ा बड़ा यूनिट है, ठीक है। कूलम एक बड़ा यूनिट है, तो इसके छोटे यूनिट भी किए जाते हैं। याद है आपको, जैसे लेंथ का 1 सेंटीमीटर बस इतना सा होता है, पर 1 मीटर इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मीटर एक बड़ी यूनिट है लेंथ की, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हो। तो सिमिलरली आप ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो इसी से आप क्या याद कर सकते हो कि देखो 1 मिली कूलम में दोस्तों, 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। मिली यानी 10⁻3, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। 1 माइक्रो कूलम में, माइक्रो यानी 10⁻6, 10⁻6 कूलम होता है दोस्तों, ठीक है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। 1 नैनो कूलम में दोस्तों, 1 नैनो कूलम में 10⁻9 कूलम, ये भी याद रखना। 1 माइक्रो कूलम, नैनो, 1 पीको आएगा ना, अब पीको आता है, सॉरी यहाँ देखो, 1 पीको कूलम में, ओके, 1 पीको कूलम में दोस्तों 10⁻12 कूलम होता है। तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो Q1 कितना दिया हुआ दोस्तों? 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होता है, तो 0.4 में 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम, क्योंकि कूलम ऐसा यूनिट है तो अपन को कूलम में चलना पड़ेगा। सेम Q2 देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों, Q2 ओके टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओके, माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -0.8 इंटू 10⁻6 कूलम, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इनके बीच का फोर्स कितना दिया हुआ है? 0.2 न्यूटन दिया है। तो निकालने क्या है? फोर्स तो ऑलरेडी दिया है, देखो ए पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स। ओके, तो एक स्फीयर में चार्ज Q1 है, दूसरे में Q2 है, और दोनों के बीच इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मैं R लेट कर लेता हूँ, मीन R निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो बाय कूलम्स लॉ, ठीक है, वी नो बाय कूलम्स लॉ व्हाट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ से R स्क्वायर क्या आ जाएगा? मुझे एक बात बताओ, K Q1 Q2 बाय F नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। तो K था 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है? ओके 0.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। यार माइनस देखो, फॉर्मूले में पुट करते हुए माइनस माइनस कुछ नहीं पुट करना है आपने, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीट्यूड पुट करना है। एक माइनस में, दूसरा प्लस में, सिर्फ ये बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में माइनस नहीं पुट करना है, 0.8। और क्योंकि 10⁻6 मल्टीप्लाई करता है 10⁻6, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10⁻12, है ना, एक साथ लिख दिया मैंने। और F कितना आया था? 0.2। तो ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा तो ये 10 बन जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2 से 2 जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। तो बच क्या रहा है? R स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 9 इंटू 16, है ना। 2 मिनट, इसका भी पॉइंट हटा दो, 0.8 का भी पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10⁻8 आ जाएगा यहाँ पे 10⁻12। आई होप कैलकुलेट करने तो आ ही जाएगा यार, आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आ जाएगा ओके 9 इंटू 16, ठीक है, इंटू 10⁻4, बहुत बढ़िया, ये R आ गया दोस्तों।
तो यहाँ से देखो r किसके इक्वल आ जाएगा, वहाँ रूट बन जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁴। बहुत बढ़िया दोस्तों। पहली बात है 9 का रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, इसका 10⁻² होगा, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻², यानी आप कह सकते हो कि 0.12 मीटर, 0.12 मीटर ये आर आ गया। ठीक है दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर बाहर निकालते हैं। बात तो एक ही है ना, पहले निकालो बाहर, है ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा बी पार्ट देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मान लो पहला स्फीयर था, ये फर्स्ट स्फीयर था, ठीक है, और ये हमारा सेकंड स्फीयर है, और दोनों के बीच फोर्स कितना था, अच्छा एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, मैं मानता हूँ, यानी दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स दिया हुआ था 0.2 न्यूटन। पहले पे देखो ये बोला हुआ है ना कि फोर्स ऑन वन स्फीयर इज 0.2 न्यूटन, तो दूसरे पे भी 0.2 न्यूटन होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है कि अगर ये इस पे 0.2 न्यूटन लगा रहे हैं तो इस पे 0.2 न्यूटन लगाएगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आंसर 0.2 न्यूटन ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों, है ना। प्लीज़ ये लेक्चर को ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है, आप फोटो खींच के आप कमेंट कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।